स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 8 का मेजर पेपर 20 हिस्ट्री। इस पेपर में आप सभी बच्चों का ये हमारा पहला लेक्चर है। इसके बाद भी कुछ लेक्चर्स आएंगे जिसके आप सभी बच्चों का जो पेपर है उसमें सारा का सारा क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 1 मार्क्स का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो पहला सवाल है कि प्लेटो का देखिए जो न्याय का सिद्धांत है इसका आपको व्याख्या करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करते हैं। प्लेटो अगर कहा जाए तो जो प्राचीन यूनान है इसके एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम था प्लेटो। उन्होंने अपनी जो सबसे बहुत फेमस बुक है इनका द रिपब्लिक नाम से, इसमें न्याय का सिद्धांत जो हो सकता है हमारे पास है उसका विस्तार से इसमें वर्णन किया है कि न्याय का सिद्धांत के बारे में पूरे डिटेल में इन्होंने बताया। अगर कहा जाए तो प्लेटो के अनुसार न्याय केवल अगर जो हमारे पास जस्टिस मिलना चाहिए सिर्फ वो केवल जो कोर्ट या कानून तक लिमिट नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और राज्य दोनों के जीवन में एक सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने वाला सर्वोच्च गुण है। मतलब कहा जाए मेरे सिंपल शब्दों में कहूं तो देखिए जो न्याय होता है आपको सिर्फ कोर्ट में या फिर कानून के थ्रू वो लिमिट में नहीं बांधा जाता। इससे कोई भी व्यक्ति है और जो राज्य होता है ये दोनों के बीच में क्या करता है, पहले बात एक कंपेटेबिलिटी सेटअप करता है, संतुलन बैलेंस बनाता है और यही सबसे इसका अच्छा गुण होता है हमारे पास है। उनका मानना यह था कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कार्य करता है तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता तभी उसका वास्तविक जो न्याय है वही स्थापित हो पाता है। मतलब प्लेटो के अनुसार कहा जाए कोई भी व्यक्ति अगर है वो अपना स्वभाव और अपना जो भी योग्यता उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करेगा और साथ ही साथ कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में इंटरफेयर नहीं करता, तभी क्या होता है हमारे पास वास्तविक जो न्याय है ये स्थापित हो पाता है। ये प्लेटो जी का हमारे पास जो कथन है या फिर उनका जो मानना था वो बताया हुआ है। प्लेटो ने कहा है कि यहाँ पर मानव आत्मा को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है बुद्धि, दूसरा होता है साहस और तीसरा होता है इच्छा। इन 3 कैटेगरी में उन्होंने क्या किया, मानव आत्मा को बांट दिया है। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, राज्य जो होते हैं राज्यों को 3 भागों में बांटा। पहला उसमें क्या होगा, जो वर्ग शासक करे मतलब शासन करेगा उसे शासक वर्ग, एक होगा सैनिक वर्ग तथा होगा हमारे पास उत्पादक वर्ग जिसमें हमारे पास किसान भाई बहन जो आते हैं। शासक जो वर्ग होता है उसका कार्य होता है शासन करना। सैनिक वर्ग का होता है कार्य जो मतलब कोई भी राज्य हो रहा है हमारे पास है उस राज्य की रक्षा करना। और उत्पादक वर्ग में मैंने जैसे आपको बताया कि कृषि आएगा, व्यापार आएगा, इन सभी का काम होता है उत्पादन करना होता है। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों को क्या करें, ईमानदारी से पालन करते हैं और एक दूसरे के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर नहीं दिखाएंगे, तभी राज्य में क्या हो पाता है, जो न्याय की स्थापना हो पाती है। मतलब सभी लोग अपने अपने रोल को प्ले करें, चाहे वो शासक वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो, चाहे उत्पादक वर्ग हो। ये सभी लोग अगर अपने हिसाब से काम करेंगे और किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तब हमारे राज्य में क्या होता है, एक न्याय की स्थापना हो पाती। ऐसा प्लेटो जी का कथन था। ठीक है, अब अगला बताया वो पॉइंट में कि प्लेटो के अनुसार जो न्याय का उद्देश्य है वो केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं, मतलब सिर्फ आप कह सकते हैं यहाँ पर कि भैया आप इसको व्यवस्था बनाए रखना नहीं, प्रत्येक व्यक्ति और जो पूरा समाज है उसका नैतिक तथा बौद्धिक विकास करना भी आवश्यक है। जैसे हमारे समाज में आप शिक्षा पा रहे ठीक है, लेकिन अगर आप उस शिक्षा से अगर आपका नैतिक विकास नहीं होता, आपका बौद्धिक, तो वो शिक्षा आपकी किसी कार्य की नहीं होती। इसलिए उन्होंने दार्शनिक यानी दार्शनिक मतलब होता है दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग की अवधारणा प्रस्तुत की कि भैया ये जो फिलोसोफर किंग है इसके बारे में उन्होंने बताया। उनका विश्वास ये था कि केवल आपको ज्ञानवान, नैतिक और विवेकशील व्यक्ति ही क्या कर सकता है, एक न्यायपूर्ण शासन स्थापित कर सकता है। मतलब कौन हमारे समाज में न्यायपूर्ण शासन स्थापित कर सकता है, तो वह व्यक्ति जो इसमें ज्ञानवान है, नैतिकता है, विवेकशील व्यक्ति, वही क्या करेगा, हमारे समाज में एक न्यायपूर्ण शासन को स्थापित कर सकता है। हालांकि कहा जाए तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी बहुत सारे होगी, क्योंकि देखिए जहां कुछ फायदे होंगे वहां नुकसान ही बताया जाए लोगों द्वारा। आलोचकों को कहना यह कि इसमें जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है उसको पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, यानी आपका जो पर्सनल फ्रीडम है उसको यहाँ पर उतना जगह नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तथा समाज में बेसिकली कठोर वर्गों, समाज जो है हमारा उसको कठोर वर्गों में विभाजित करके बांट दिया गया है। फिर भी न्याय को नैतिकता, कर्तव्य और जो सामाजिक समन्वय है उससे जोड़ने के कारण प्लेटो का जो सिद्धांत होता है वो राजनीतिक दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें नैतिकता है, कर्तव्यता है, सामाजिक समन्वय, इन सबको जोड़ने के कारण ही प्लेटो का ये जो सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन में क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आधुनिक जो हमारे राजनीतिक विचार है उस पर भी इसका हम लोग गहरा प्रभाव देखते हैं और आज भी इसे न्याय की अवधारणा का जो फंडामेंटल सिद्धांत माना जाता है, प्रिंसिपल माना जाता है, वो इसी न्याय की अवधारणा को हमारे पास माना जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था, अगर आपसे पूछा जाएगा
कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है या न्याय के जो सिद्धांत है उसके बारे में व्याख्या करें, तो आप ये सभी बच्चे इस प्रकार से बना के लिखिएगा कि कहाँ के पहले वो दार्शनिक थे। अगर एमसीक्यू में आता है तो जो यूनान है उसके एक महान दार्शनिक थे, उनका फेमस बुक का नाम क्या था, द रिपब्लिक था। इस प्रकार से एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, 5 नंबर भी कवर हो जाएगा और साथ साथ 15 मार्क्स। आप सही बच्चों पूरा टोटल सिलेबस से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला, जो भी टॉपिक रहेंगे वो सबके सब कवर हो जाएंगे। अब अगला सवाल है प्लेटो से जुड़ा हुआ है कि प्लेटो के आदर्श राज्य यानी जो आइडियल स्टेट होता है इसकी भूमिका का या कह सकते हैं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी डिकोड करते हैं। तो सेम इसी प्रकार द बुक हमारे पास द रिपब्लिक नामक पुस्तक, उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना इसमें प्रस्तुत की है। अब आदर्श राज्य किसको माना गया चलिए बताते हैं। उनका उद्देश्य यह था कि ऐसा राज्य स्थापित करना था जहां न्याय, नैतिकता, ज्ञान और सदाचार का शासन हो। मतलब एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां पर न्याय हो, नैतिकता हो, ज्ञान हो, सदाचार हो, ये सभी चीजें उस जगह पे हमें मिले, उसे आदर्श राज्य कह सकते हैं। प्लेटो का मानना यह था कि राज्य का मुख्य जो उद्देश्य है वो केवल लोगों का सुरक्षा करना नहीं, कि सिर्फ आप लोगों सुरक्षा नहीं, बल्कि आप उनमें नैतिकता का, बौद्धिकता का चैत्यवान बनाना भी, ये भी समाज का कर्तव्य होता है। इसलिए उन्होंने आदर्श राज्य की जो संकल्पना है वो उन्होंने प्रस्तुत करने कार्य किया है। अब बात की जाए प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति की देखिए कुछ कुछ क्षमता है और स्वभाव अलग अलग हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने राज्य को 3 भागों में बांटा, जैसे हमने आपको बताया शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग जो क्या करते हैं, वे लोग शामिल होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं और जिनमें उच्च नैतिक गुण शामिल होते हैं, उनको रखा गया है शासक वर्ग में। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा करता है, जबकि उत्पादक वर्ग में कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, ये सभी चीजों का संचालन करता है। तो प्लेटो के अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने निर्धारित कार्यों को ईमानदारी से करता है और तभी राज्य में क्या होगा, एक न्याय व्यवस्था जो रहती है वो सही न्याय व्यवस्था बनी हुई रहती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने जो भी कार्य मिले हुए हैं सब अगर अपने सही ईमानदारी से कार्य करते हैं तभी वो राज्य में क्या होता है, न्याय और व्यवस्था जो रहता है वो सही तरीके से बना हुआ रहता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। मतलब प्लेटो को जो आदर्श राज्य का बारे में बताया गया उसमें शिक्षा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उनका विश्वास था कि उचित शिक्षा के माध्यम से ही जो शासक होते हैं, योग्य शासक, उनका हम लोग निर्माण कर सकते हैं। और इसी कारण उन्होंने जो फिलोसोफर की यानी जो दार्शनिक राजा है बेसिकली उसकी अवधारणा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार जो व्यक्ति बेसिकली ज्ञान, विवेक और नैतिकता में सर्वोच्च होता है वही शासन करने का अधिकारी होना चाहिए। ऐसा शासक जो व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल क्या करे, जनता की फिक्र करे और राज्य के कल्याण के प्रति कार्य करेगा, वही दार्शनिक राजा हो सकता है। प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए जो निजी संपत्ति तथा निजी परिवार व्यवस्था, इसका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर आप पर्सनल लेवल पर सोचेंगे तो इससे स्वार्थ, भ्रष्टाचार, जो पक्षपात है ये उत्पन्न हो सकता है। उनका उद्देश्य शासकों को पूरी तरीके से जो सार्वजनिक हित, मतलब शासक जो होने चाहिए वो सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए क्या करें, समर्पित रहें, और तभी ये हमारा जो समाज रहेगा वो बेसिकली जो राज्य रहेगा वो एक आदर्श राज्य बन सकता है। यद्यपि प्लेटो को आदर्श राज्य की आलोचना भी हुई है। यह क्या की जाती थी कि इसमें देखिए व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है और जो लोकतंत्र है उसको यहाँ पर फिर से महत्व नहीं दिया गया। फिर भी न्याय, नैतिक शासन, शिक्षा तथा योग्य नेतृत्व पर देखा जाए आधारित उनकी जो अवधारणा है उसमें राजनीतिक दर्शन जो है इसकी एक अमूल्य धरोहर बनी रहती है। आज भी सुशासन, नैतिक नेतृत्व और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ देखा जाए तो प्लेटो के जो विचार है वो अत्यंत ही यहाँ पर क्या प्रासंगिक है हमारे पास। ठीक है, तो ये था आदर्श राज्य का पूछा जाएगा प्लेटो के बारे में, तो आप लिख दीजिएगा। अगला सवाल है अरस्तु, जिसे हम इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। इनके राज्य संबंधी सिद्धांत तथा जो राजनीतिक विचार है, ठीक है, इसके बारे में आपको विवेचना करने बोला गया। ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अरस्तु जो है वो प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक थे तथा प्लेटो के बेसिकली शिष्य थे। उन्हें जैसे प्लेटो को यहाँ पर उनके बुक के कारण बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, इसी प्रकार अरस्तु को बहुत फेमस बुक है, राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है किसको, एरिस्टोटल को। उनका भी एक बहुत फेमस बुक है, इसका नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें राज्य, शासन तथा नागरिक जीवन का जो संबंध होता है इसके बारे में विस्तृत विचार हमें देखने को मिलते हैं। अरस्तु का मानना यह था कि राज्य जो है एक प्राकृतिक संस्था है, मतलब नेचुरल जो इंस्टीट्यूशन है, जिसका उद्देश्य केवल जीवन की रक्षा करना नहीं बल्कि नागरिकों को उत्तम और सुखी जीवन, यानी मतलब राज्य जो है बेसिकली एक प्राकृतिक संस्था नहीं है, इसके अलावा ये लोगों के जीवन की रक्षा भी करता है, साथ ही साथ नागरिकों को उत्तम और जो सुखी जीवन है ये सभी चीजें प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य जो है स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है, यानी पॉलिटिकल एनिमल है। वह केवल जीवन नहीं जी सकता, इसके लिए परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य का विकास हुआ। राज्य समाज की जो एक सर्वोच्च संस्था होती है, क्योंकि यह मनुष्य को क्या करता है,
मनुष्य के जीवन के देखिए जो भी सभी आवश्यकता उसको पूरी करता है। अरस्तु का विश्वास यह था कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए उसमें नागरिकों में नैतिकता होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए और जो सामाजिक उत्तरदायित्व है इन सभी चीज़ों का विकास होना चाहिए। अरस्तु ने शासन व्यवस्था का भी वर्गीकरण किया। उन्होंने शासन को बेसिकली 3 भाग में बताएं, राजतंत्र जिसको मोनार्ची कहते हैं, कुली तंत्र एरिस्टोक्रेसी और संवैधानिक शासन पॉलिटी। इनके विकृत रूप अगर कहा जाए तो तानाशाही टायरेनी, अल्पतंत्र ओलिगरेसी और भीड़तंत्र या विकृत लोकतंत्र माना गया। अरस्तु के अनुसार संवैधानिक जो शासन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कानून का शासन होता है और जनता के हित में जो भी चीज़ होता है उसके लिए रक्षा की जाती है। अरस्तु ने मध्यम वर्ग को राज्य की स्थिरता का एक आधार माना है। उनके अनुसार जहां मध्यम वर्ग मौजूद होता है वहां राजनीतिक स्थिरता होती है और साथ ही साथ सामाजिक जो संतुलन है वो बना हुआ रहता है। उन्होंने कानून की सर्वोच्चता पर भी बल दिया और कहा है कि किसी व्यक्ति की उपेक्षा कानून का शासन जो है वो अधिक यहाँ पर न्यायपूर्ण होता है। यद्यपि अरस्तु के कुछ विचार जैसे देखा जाए दास प्रथा का समर्थन करना हो गया, आधुनिक लोकतंत्र मूल्यों के अनुरूप तो नहीं हो सकता हमारे पास है, फिर भी राज्य को अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संस्था मानना हो गया, कानून के शासन हो गया, संवैधानिक व्यवस्था हो गया तथा नागरिकों के लिए जो नैतिक विकास हो सकता है उनका उनने जोर से यहाँ पर आज भी उनका बेसिकली महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान में के विकास में अगर देखा जाए तो अरस्तु का जो योगदान है बेसिकली वो अमूल्य है और उनके विचार जो है वो हमारा मॉडर्न जो बेसिकली शासन व्यवस्था है इसके अध्ययन के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है इसकी व्याख्या करें और इसका जो हमारे आधुनिक वर्ल्ड में प्रासंगिकता है इसके बारे में भी बताने बोला जाएगा। ठीक है, तो कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, तो एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कौटिल्य का बताइए दूसरा नाम क्या है, तो चाणक्य भी हो सकता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत के हमारे महान राजनीति विचारक और अर्थशास्त्री थे वो। उनका सबसे फेमस बुक अर्थशास्त्र में उन्होंने राज्य शासन प्रशासन और विदेश नीति का एक संपूर्ण या फिर विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। कौटिल्य ने राज्य को एक जीवित शरीर के समान बेसिकली माना जाता है। कौटिल्य ने राज्य को क्या माना है, एक पूरा लिविंग बॉडी के रूप में माना गया। उनके 7 आवश्यक अंग बताएं जिन्हें बेसिकली सप्तांग सिद्धांत के नाम से कहा जाता है। उनके अनुसार इन 7 अंगों के संतुलित और अगर सुदृढ़ होने पर ही जो राज्य होता है वो क्या होता है, शक्तिशाली और साथ साथ सफल हो पाता। अब ये कौन कौन से अंग है समझ जाइए। पहला है स्वामी यानी राजा, दूसरा अमात्य यानी मंत्री, फिर है जनपद मतलब प्रदेश और जो प्रजा हो गई, फिर है दुर्ग यानी किला और जो सुरक्षा व्यवस्था हो गया, कोष यानी राजकोष मतलब वो पैसा रखने वाला हो गया, दंड हो गया, सेना एवं जो न्याय व्यवस्था हो गया ये हो गया, तथा साथ ही साथ मित्र राष्ट्र हमारे पास है। इन सभी अंगों का देखिए सबका अपना अपना बेसिकली महत्व है। राजा क्या करता है, राज्य का प्रमुख होता है और उसे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और जो प्रभावशाली होना चाहिए। मंत्री योग्य होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी होने चाहिए। जनपद का अर्थ है बेसिकली उपजाऊ भूमि तथा जो समृद्ध राजा प्रजा से होता है। दुर्ग मतलब हो गया किला, क्योंकि किला है तो भैया सुरक्षा का आधार है। कोष मजबूत होगा मतलब आपके पास पैसा होगा तभी आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। और दंड से कि अगर आप कोई गलती करिएगा तो आपको सजा भी यहाँ पे दी जाएगी। जबकि मित्र ऐसे सही राज्य होते हैं कि जब मान लीजिए संकट पड़ता है तो आपकी सहायता कर दे। कौटिल्य का मानना था कि यदि ये जो 7 अंग है इनमें से कोई भी अगर कमजोर हो जाए तो राज्य की जो स्थिरता है और साथ ही साथ जो सुरक्षा होती है वो प्रभावित होने लगती है। इसलिए सभी अंगों का एक संतुलित विकास होना चाहिए, हमारे पास होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने सुशासन, अनुशासन, कुशल प्रशासन तथा राष्ट्रीय जो सुरक्षा है इस पर एक विशेष बल देने का भी कार्य किया। आधुनिक समय यानी जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें भी सप्तांग सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। आज हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं कि राजा के स्थान पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अमात्य के स्थान पर मंत्री वर्ग हो गया, अधिकारी के अधिकारी हो गए। दुर्ग के स्थान पर बेसिकली जो हमारा मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम हो गया वो देखा जाता है। कोष के स्थान पर देखा जाएगा तो हमारा जो कह सकते हैं इकोनॉमी हो गया वो हो गया। अब मित्र के स्थान पर पूरे जो वर्ल्ड में अदर कंट्रीज है उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, ये सब वही चीज़ है। इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का ये जो सिद्धांत है वो पहले भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और आज भी ये प्रभावी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उपयोगी माना जाता है। और यही कारण है कि राजनीतिक विज्ञान में ये जो सप्तांग सिद्धांत है इसका जो महत्व है वो विशेष महत्व है हमारे पास देखा जाता है या स्वीकार किया जाता है। तो ये था हमारा पहला वीडियो जहाँ पे हमने आपसे बच्चों को मेजर पेपर 20 का टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, जिससे जो भी टॉपिक का 5 नंबर भी आएगा वो भी आप लोग बना पाइएगा, 15 मार्क्स तो इजीली बना पाइएगा और 1 मार्क्स का जो भी सवाल आ सकता है इन टॉपिक से वो भी कवर होता है।
तो कैसा लगा ये हमारा पहला वीडियो आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 20 हिस्ट्री का, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप सभी बच्चों को इसके अलावा कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन से कॉलेज से पढ़ते हैं और कौन से बेसिकली कब से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शेयर करें। बेस्ट विचार सभी बच्चों को। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।